अब मैं क्लास में तुम्हें क्विक सोशियोलॉजी, क्विक कहते हैं झटपट, क्विक झटपट, झटपट समाजशास्त्र। आज मैंने एक सोशियोलॉजी में नई टर्म का इजाद किया है, झटपट समाजशास्त्र। देखो, जब हमें भूख लगती है, कई बार कुछ चीज ऐसे होती है, हम सोचते हैं मिनटों में पक जाए और तुरंत हम खा ले। क्या क्या ऐसा बनाते हो झटपट? मैगी। अच्छा, साक्षी वो इन्होंने बताया मैगी। प्रीति झटपट बर्गर, और अंकिता मैगी। तो मैगी फेमस हो गई। जब हमें भूख लगती है तो हम झटपट तुरंत बन जाए और तुरंत हम खा लें। देखो, झटपट समाजशास्त्र या क्विक सोशियोलॉजी जो मैंने आज बोला है, किस लिए बोला है? तुम लोगों के अंदर सोशियोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट बना रहे। देखो, अब एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है? तो मैंने सोचा क्यों ना, तुम्हारा सिलेबस कब का खत्म हो गया, कम्युनिकेशन स्किल भी काफी पढ़ा दिया मैंने, और मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक हफ्ते के अंदर पूरी सोशियोलॉजी का रिवीजन करा दूं। तो मैंने इसको नाम दिया झटपट सोशियोलॉजी, क्विक सोशियोलॉजी या झटपट समाजशास्त्र। ठीक है? देखो, आज मैं तुम्हें और ये मैं पढ़ाऊंगी मोटा मोटा, मैं डीपली नहीं जाऊंगी। आज मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन पढ़ा डालूंगी समाजशास्त्र के, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है वो है समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। ठीक है? समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। बहुत ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन तुम सुनते रहो। अब एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे मैंने बताया था, लिसनिंग स्किल। सुनना भी एक कला है। आज यदि तुम क्लास में देखो, एक होता है सुनना, बस हम बाहर देख रहे हैं, मैडम बोल रही है और हम सुन रहे हैं, नहीं। एक होता है दिमाग और दिल से सुनना। दिमाग और दिल मतलब दिमाग कहीं और ना जाए। पता चला घर में ताला लगा के आई नहीं आई, गैस खुली तो नहीं रहेगी, ठीक है, बिजली का स्विच ऑफ कर दिया था ना, गीजर बंद कर दिया था ना, ऑन तो नहीं रह गया। तो ये सब चीज मत सोचना कुछ भी। प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं अपना दिल और दिमाग इसी क्लासरूम में रखना। तुम जब, इसलिए जो मैं तुम्हें समझाऊंगी ना, तुम इजीली समझ जाओगे, और एग्जाम में इसी तरीके से आएगा। और कहीं ना कहीं अगर तुम इन क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे तो बहुत अच्छे नंबर पाओगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, समाजशास्त्र में आता है ऑरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, समाजशास्त्र का विकास जो हुआ है यूरोप में हुआ है। वैसे अगर हम विषय के रूप में ना देखें तो समाजशास्त्र तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन यदि हम एक विषय यानी सब्जेक्ट के रूप में देखें, सब्जेक्ट के रूप में अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, तो ऑगस्ट कॉम्टे थे, उनका जन्म 1798 को फ्रांस के मॉन्टपोलियर में हुआ था। ऑगस्ट कॉम्टे का पूरा नाम था ऑगस्ट मैरी फ्रेंकोस जेवियर कॉन्ट। इनका जन्म हुआ, और जन्म के बाद ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। कैसे? देखिए, ऑगस्ट कॉम्टे के गुरु थे सेंट साइमन। ध्यान रखना, सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्टे दोनों ने विचार किया कि जब फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, समाज में जीव जंतुओं का, पदार्थों का अध्ययन होता है, वनस्पतियों का अध्ययन होता है, ठीक है, बहुत सारे जितने भी हम जैसे भौगोलिक वातावरण है, इनका अध्ययन होता है, लेकिन हम पशु पक्षियों का भी करते हैं, जीव जंतुओं का भी अध्ययन करते हैं, पर हमारा ह्यूमन मतलब हम मानव और हमारा व्यवहार, इनके ऊपर कोई अध्ययन नहीं होता। तब इन दोनों ने मिलकर, किसने? ऑगस्ट कॉम्टे और सेंट साइमन ने मिलकर समाजशास्त्र के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत की। और आपने एक एस्से लिखा था, द प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों ने मिलकर जब ये एस्से लिखा, इन्होंने कहा समाज का भी विधिवत अध्ययन। इस एस्से के माध्यम से आपने बताया कि समाज का विधिवत अध्ययन होना चाहिए। सन 1822 में दोनों ने सोचा था, लेकिन किन्हीं आधार पर दोनों में मतभेद हो गया, गुरु शिष्य में। कॉम्टे साइमन से सहमत नहीं हुए, साइमन कॉम्टे से सहमत नहीं हुए, दोनों अलग अलग हो गए। तब ऑगस्ट कॉम्टे ने
1908 में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पहचान दिलाई। और सबसे पहले समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम देने से पहले आपने इसको बोला था सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स। सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स। देखिए फिजिक्स का समाजशास्त्र से लेना देना है। कभी मैं, आज तो मेरी झटपट सोशियोलॉजी है, कभी मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी कि किस प्रकार फिजिक्स और सोशियोलॉजी आपस में संबंधित हैं और क्यों ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम देने से पहले सोशल फिजिक्स बोला था, यानी सामाजिक भौतिकी। तो इन्होंने इसको सामाजिक भौतिकी बोला, लेकिन क्वेटलेट थे, उन्होंने एक नया विषय बनाया, उन्होंने अपने विषय को नाम दे दिया सामाजिक भौतिकी। तो इन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे ने फिर इसका नाम रखा सामाजिक भौतिकी की जगह समाजशास्त्र। उन्होंने कहा समाज का विधिवत अध्ययन होना चाहिए, सामाजिक संबंधों का अध्ययन होना चाहिए। तो उन्होंने एक नया विषय इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र जो विषय है 1838 में अस्तित्व में आया। ठीक है, फिर अगर हम समाजशास्त्र की बात करें, यूरोप में इसका जन्म हो गया 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के बाद शिकागो विश्वविद्यालय के बाद अमेरिका के अन्य विश्वविद्यालयों में, साथ ही साथ फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय, इसमें समाजशास्त्र का अध्ययन किया गया। और देखिए शिकागो विश्वविद्यालय में नगरों से संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन हुआ। शिकागो जो विश्वविद्यालय बताया मैंने, इसमें नगरों से संबंधित अवधारणाएं कि नगर किसे कहते हैं, नगर में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत हुई थी शिकागो विश्वविद्यालय में। ऐसे ही फ्रैंकफर्ट संप्रदाय में जैसे मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, होमर खीर, हर्बर्ट मार्क्यूस, इन्होंने समाजशास्त्र विषय को पहचान दिलाई फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में। तो ये है समाजशास्त्र का उद्भव और विकास कि किस प्रकार एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव विकास हुआ। इसके ऊपर बहुत विस्तार से वीडियो मेरी बनी हुई है, विस्तार से जाने के लिए उसे देखें, क्योंकि आज मैंने तुम्हें क्या बताया, क्विक सोशियोलॉजी, झटपट। ठीक है, आगे चले। फिर आता है एक क्वेश्चन, भारत में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ? तो भारत में यदि हम समाजशास्त्र की बात करें, सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में सर पैट्रिक गेट्स थे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। 1914 के बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र के साथ मिलाकर पढ़ाया गया और इसकी बागडोर संभाली सर पैट्रिक गेट्स ने। सर पैट्रिक गेट्स के बाद 1924 में जीएस घुर्रे को समाजशास्त्र के विभाग की बागडोर दी गई और जीएस घुर्रे बने। जीएस घुर्रे का पूरा नाम था गोविंद सदाशिव घुर्रे। जीएस घुर्रे ने समाजशास्त्र की विधिवत शुरुआत की मुंबई विश्वविद्यालय में। और उससे पहले ही 1919 के बाद 1921 में अगर हम लखनऊ विश्वविद्यालय, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, इनमें समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत हो गई। राधाकमल मुखर्जी, प्रोफेसर बीएन शील, इनकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में इन विश्वविद्यालयों में शुरू किया गया। तो ध्यान रखना, अगर भारत में समाजशास्त्र का विकास पूछा जाए तो सबसे पहले मुंबई में सन 1919 में सर पैट्रिक गेट्स की अध्यक्षता में। और समाजशास्त्र के बारे में यदि हम बात करें, जीएस घुर्रे ने सन 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 1952 में। और इसने एक पत्रिका निकाली सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। इस सोसाइटी की मैं भी मेंबर हूं, मैंने इसकी मेंबरशिप ली हुई है। मैं समाजशास्त्र की प्रोफेसर हूं
और मैं इस सोसाइटी, भारत के जितने भी समाजशास्त्री हैं, अगर समाजशास्त्र को विस्तार से समझना है और उन विद्वानों से जुड़ना है तो मैंने सोसाइटी की मेंबरशिप ली है। और ये समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत डिटेल से काम करती है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। तो इसकी स्थापना की थी GS घुर्रे ने सन 1952 में, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। और ये पत्रिका निकालती है, उसका नाम है समाजशास्त्र बुलेटिन, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। तो ये हो गया भारत में समाजशास्त्र का विकास। देखो बच्चों, मैंने सारे टॉपिक बहुत विस्तार से पढ़ाए हैं, इतने विस्तार से कि आप इजीली कर जाओगे, ठीक है। झटपट सोशियोलॉजी इसलिए है तुम्हें मेमोराइज कराने को, लेकिन एग्जाम के लिए वो डिटेल वीडियो जरूर देखना। और सबसे बड़ी बात बता दूं, मैं जो हमेशा से कहती हूं, रटना सॉल्यूशन नहीं होता, रटो मत। यदि तुम समझ के लिखोगे, जैसे सबसे समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की चर्चा कीजिए, इस तरीके से आप बताना, क्योंकि रटोगे तो रटने में वो ऐसी ऐसी चीजें दी है किताब में, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। और यदि एक समाजशास्त्र की प्राध्यापक के रूप में मैं तुमसे बात करूं तो जेन्युइनली समाजशास्त्र का उद्भव और विकास ये है, एक विषय के रूप में भारत में ये है, और डिटेल में मैंने इसमें वीडियो भी बताई है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो गए, समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। और यदि सिंगल क्वेश्चन आता है समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास बताइए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो पहले पूरे विश्व के संदर्भ में लिखना, फिर भारत भी लिख देना, उसमें दोनों लिख देना, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन है। और यदि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया कि भारत समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास बताइए, बस इतना ही बताना। और पूछा जाए भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास बताइए, तो ऐसे बताना। देखो, मेन तुम्हें पॉइंट्स पता होना चाहिए, डिफाइन तुम कर लोगे। मैंने तुम्हें बताया था लिखना एक कला होती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और अभिव्यक्ति बोलने में भी होती है और अभिव्यक्ति लिखने में भी होती है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा था ये कला है कि हम कैसे बोलते हैं, किन्हीं लोगों के मुंह से फूल झड़ते हैं बोलते समय, और वो शब्दों को, एक एक शब्दों को ऐसे सजा सजा कर परोसते हैं, जैसे शब्द निकलते हैं मुंह से तो ऐसे सजा सजा कर निकलते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है। और जैसे लिखना, जैसे मैं तुम्हारी अभी कॉपीज देख रही थी, लिखना भी एक कला है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, कल अपलोड कर दूंगी उसको मैं, ठीक है। थोड़ा वो स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है ये डेटा की अपलोड करने के लिए वीडियो को, तो इसलिए मैं धीरे धीरे करती हूँ, रोज एक एक 2 वीडियो अपलोड करती हूँ। तो कल देखना वो वीडियो अपलोड करूंगी। मैंने लिखना बताया कैसे लिखना है एग्जाम में, तो शब्दों को अभिव्यक्त कैसे करना है ये भी एक कला है। और ये टोटली हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शब्दों को कैसे निखार कर, सजा कर परोस सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था खाना परोसना एक कला है। तुम जाओ, दाल चावल निकालो, अचार रखो और खा लो। लेकिन हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो थाली को बहुत सजा कर, ग्लास में नींबू का एक स्लाइस लगा के, सिपर डाल के, हम लेमन वाटर, हम कहते हैं हम लेमन वाटर, और घर पे वही नींबू का पानी हम सिंपल पी लेते हैं। तो परोसना भी एक कला है, ये एक आर्ट है। तो और मैं इस चीज को क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, क्रिएटिव इन द सेंस हर चीज को बहुत संभाल कर रखना, सहेज कर रखना, ये सजा कर रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम कभी मेरे घर आना, मैंने अपने एक एक प्लांट को बहुत सिस्टमेटिकली लगाया है। बहुत से लोग कहते हैं अरे मैडम आपको टाइम कैसे मिल जाता है? शौक होता है, टाइम कभी किसी के पास नहीं होता। जब हमें शौक लगता है ना किसी चीज का, तो हम उसके लिए चाह या ना चाहकर भी समय निकाल ही लेते हैं। तो इन सब चीजों को करो। जैसे आने से पहले मैं लिख ही रही थी, मैं घर जाके भी, तुम सोचते हो मैडम थक जाती होगी ना, मैं अपना फटाफट खाना बनाया, 5 बजे ही यहाँ से पहुंची, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद तुरंत मैं लिखने बैठ जाती हूँ कुछ नया नया। तो मैं ये तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ, और रीजन इसलिए बेहतर अपने आप को, अपनी शख्सियत को निखार दो, ठीक है। वो इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम कई बार क्या है, कंपटीशन दूसरों से करने लग जाते हैं। कभी भी मैंने हमेशा इस क्लासरूम से समझाया है, कभी भी दूसरों से कंपटीशन मत करो, अपने आप से, खुद से कंपटीशन करो कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई, मैं उस कमी को अब दूर करूंगी और अपने आप को इससे और बेहतर बनाऊंगी।
जब तुम कभी सामने वाले दूसरे व्यक्ति से कंपटीशन करोगे तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन यदि तुम अपने आप को और बेहतर बनाओगे कि मेरी कमी क्या है, उनको पहचान के उन्हें दूर करोगे और बेहतर बनाओगे तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये मैं हमेशा से कहती हूं क्लास में। तो ध्यान रखना, कंपटीशन करो, प्रतियोगिता करो, अपने आप को और बेहतर बनाने की करो, ना कि मैं कहने लगूं अच्छा मैं इनसे अच्छी बनूंगी, तो वो सोच मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी, वो सोच तो मुझे पीछे धकेलेगी। और आज की सोसाइटी में तो ये मानसिकता हर इंसान की हो गई, और हर फील्ड, मैं स्टूडेंट फील्ड की बात नहीं कर रही हूं, आज मैं चाहे किसी नौकरी की बात हो, कहीं भी वर्किंग प्लेस पे चले जाओ, कि इवन मैं खुद यहाँ पे ये फेस करती हूँ। मैं सोचती हूँ लोग कंपटीशन एक दूसरे से क्यों करते हैं? अपने आप को और बेहतर बनाओ। दूसरे से कंपटीशन तब किया जाता है जब तुम्हारे अंदर एक भी काबिलियत ना हो। ध्यान रखना, मैं ये मानती हूं दूसरे से कंपटीशन व्यक्ति तब करता है जब तुम्हारे अंदर कोई खासियत है ही नहीं। अपने से कंपटीशन करो, अपने आप को और निखारो, तब तुम देखना कितनी तुम्हारी शख्सियत निखर के आती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बहुत काम की बातें हैं। मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट चलते हैं समाजशास्त्र के पास। एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र, सब्जेक्ट स्कोप आएगा इसका। समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए और इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए, स्कोप। अब समाजशास्त्र की जब परिभाषा पूछी जाएगी, बहुत इजी, क्या लिखोगे तुम? समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के सोशस और ग्रीक भाषा के लॉगस। बहुत सिंपल है, समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशस प्लस लॉगस। ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये ग्रीक भाषा का शब्द है, 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द है। लैटिन भाषा में सोशस का अर्थ होता है समाज, सोसाइटी, जिनमें हम सभी लोग रहते हैं। मेरा सेफ्टी पिन खुल गया क्या? ठीक है। और लॉगस है ग्रीक भाषा का शब्द, इसका अर्थ होता है शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को। लॉगस यानी शास्त्र, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, ऐसे ही समाज के आगे लगा है शास्त्र, समाज शास्त्र। भौतिक शास्त्र यानी भौतिक इकाइयों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। समाज शास्त्र, समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। तो ये क्या है? शास्त्र लगे हैं। किस लिए? जब भी तुम्हें शास्त्र दिखे, लॉगस, इसका अर्थ होता है जो ये विषय दिया है या कोई शब्द, इसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, साइंटिफिक तरीके से। और वैज्ञानिक तरीके से नहीं तुम लेबोरेटरी में जाके सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखो तभी पता चले, नहीं। वैज्ञानिक तरीका बोलते हैं, उसकी एक सिस्टमैटिकली पद्धति होती है, उसे वैज्ञानिक तरीके का अध्ययन बोलते हैं। तो समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस शास्त्र। कुछ डेफिनेशन जरूर याद करना आप लोग, जैसे बोर्ड ने कहा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स ने बोला है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिडिंग्स ने बोला है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैकाइवर तथा पेज ने बोला समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल के अध्ययन को समाजशास्त्र कहते हैं। मैक्स वेबर ने बोला और ऑगस्ट कॉम्टे ने बोला है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, इस तरीके से समाजशास्त्र की 3 से 4 डेफिनेशन याद कर लेना होगी। समाजशास्त्र किसे कहते हैं? ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करना, समाजशास्त्र की डेफिनेशन लिख देना। अब आ जाता है समाजशास्त्र के क्षेत्र। समाजशास्त्र के क्षेत्र को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? स्वरूप, वेरी गुड, स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक, वेरी गुड, समन्वयात्मक
स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री हैं जॉर्ज सिमेल, वीरकांत वॉन-विज, मैक्स वेबर, टॉनिस। इन सभी समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाजशास्त्र को सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन करना है, यानी समाज के स्वरूप का, समाज, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, इनके स्वरूपों का अध्ययन करना है। ध्यान से सुनना, समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में, समाजशास्त्रियों के बारे में मतभेद था, तो इनको दो भागों में बांटा गया, दो संप्रदायों में, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों का मानना था कि समाजशास्त्र का अध्ययन स्वरूप, समाजशास्त्र के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, समाज। ठीक है, और स्वरूप, जैसे देखो, सुनो मेरी बात, इसको एक एग्जांपल से उन्होंने बताया, जैसे 3 बर्तन हैं, 3 भगोने हैं या जार है, एक में दूध रखा है, एक में पानी रखा है और एक में शराब रखी है। एक में दूध, एक में पानी, एक शराब। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों का मानना था, खासतौर पर जॉर्ज सिमेल का, कि हमें उनके अंदर क्या रखा है इससे मतलब नहीं है, उनके स्वरूप और आकृति से हमें मतलब है। तो ध्यान रखना, नो मैटर उसके अंदर जहर भी भरा होता है, कुछ नहीं होता, हमें तो उसके स्वरूप का अध्ययन करना है, समाज कैसा है, सामाजिक संरचना, जाति प्रथा कैसी है, ये सब। जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों का मानना है कि स्वरूप और अंतर्वस्तु दोनों का अध्ययन होना चाहिए। समन्वयात्मक यानी समाजशास्त्र में सभी चीजों का अध्ययन होना चाहिए, स्वरूप का भी और अंतर्वस्तु का भी, समाज, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, जाति प्रथा, परिवार, विवाह, नातेदारी, शैक्षणिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, सबका अध्ययन होना चाहिए। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा गया, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। और स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री थे जॉर्ज सिमेल, वीरकांत वॉन-विज, मैक्स वेबर, टॉनिस। समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री थे हॉबहाउस, गिन्सबर्ग, मैक्स वेबर, दुर्खीम, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग, बॉर्ड, मोटवानी। ये समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री थे। तो ये है समाजशास्त्र का क्षेत्र, समाजशास्त्र की परिभाषा और समाजशास्त्र का क्षेत्र। क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया, फॉर्मल स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल इसको बोला जाता है, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। एक और एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताइए, सब्जेक्ट मैटर। देखिए, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विषय वस्तु। कभी कभी ये बहुत हिलने लगता है। सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन। देखो, सब पे बार बार बोल रही हूं, डिटेल में वीडियो, डिटेल में पढ़ा रखा है सब तुम्हें, विस्तार से एक एक समाजशास्त्री ने क्या बोला, इसने क्या बोला, और सारी वीडियो है, सबके प्रूफ है मेरे पास। ये मत कहना नहीं मैडम ये तो नहीं पढ़ाया आपने, तो मैं कहूंगी नहीं पढ़ाया है, मैं तुम्हें तुरंत वीडियो निकाल के बबलू दिखा दूंगी। ठीक है, तो सब तुम्हें पढ़ाया हुआ है, बस तुम्हें अच्छे से रिवीजन करना है। और ये झटपट सोशियोलॉजी या क्विक सोशियोलॉजी मैं क्यों बता रही हूँ, तुम्हें फिर से झटपट रिवीजन करा रही हूँ और तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा इसका। देखो, आज में मैंने तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन तैयार करा दिए। कौन सा? समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसके विशेषण की विवेचना कीजिए, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। 4 क्वेश्चन, चारों की अलग अलग वीडियो बनी है, बहुत विस्तार से बनी है। लेकिन आज हमारी क्लास का नाम है झटपट मैगी नहीं, झटपट सोशियोलॉजी, मैगी नहीं। ठीक है, क्विक सोशियोलॉजी या झटपट समाजशास्त्र, समाजशास्त्र चंद मिनटों में। जैसे कुछ बच्चे मुझे, जो बच्चे अच्छे होते हैं, देखो जो पढ़ते हैं वास्तविक में, एमए के कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे, मैडम एक है ना कंपाइल करके बड़ी क्लास ले लो पूरी सिलेबस की, वो पर उसका कहना का मतलब था ऐसे ही झटपट सब समझा दो सारे थिंकर्स, और वो मैराथन सीरीज बोलते हैं उसको।
एक दो घंटे की क्लास में पूरा सिलेबस बता देना, लेकिन पूरा फिर हम डीपली नहीं बता पाते। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब विषय वस्तु की हम बात कर रहे थे। विषय वस्तु बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, कि इसके अंदर किसका अध्ययन करें। जैसे दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। इसको मैं उच्च शिक्षा की वो कहूंगी दुर्दशा। खूब सारे संसाधन होते हैं। कई बार जैसे मैंने बहुत सारे स्मार्ट क्लास है, मैंने कहा कि मुझे पढ़ाने के लिए दे दो, तो नहीं मिला मुझे। तो मैं इस बोर्ड से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जब तुम्हें पढ़ाती हूँ तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, इस बोर्ड से हिलता है। और ऐसी बात नहीं है संसाधन नहीं है, संसाधन बहुत सारे हैं, लेकिन वो उसका मिसमैनेजमेंट कहेंगे इसको, कि जहाँ क्लास प्रॉपरली होती है वहां पे ऐसी वो है। और कई बार मैं इसको बोल चुकी हूँ, कोई बात नहीं। तो विषय वस्तु, सामाजिक शरीर, देखियो विषय वस्तु कहते हैं, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए अभी मैं समाजशास्त्र की बात नहीं करती हूँ, ठीक है, अभी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कोई बताएगा क्या है। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, अर्थव्यवस्था। राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक व्यवहार, ठीक है, राजनीतिक समूह, ये सब, सत्ता, शक्ति, ये उसकी विषय वस्तु हो गई। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहने लगूं वनस्पति विज्ञान की विषय वस्तु क्या है, बॉटनी की, पेड़ पौधे वनस्पतियां, ठीक है। जंतु विज्ञान की, जीव जंतु पक्षी जलीय जीव उड़ने वाले जीव सब, ठीक है, समझ में आया। विषय वस्तु कहते हैं कंटेंट, उनके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में फिर से समाजशास्त्रियों में मतभेद था। जैसे दुर्खीम ने कहा सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सारी सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। साथ ही साथ शरीर शास्त्र, शरीर मतलब जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। शरीर शास्त्र क्यों मॉर्फोलॉजी इसको इंग्लिश में बोला है शरीर शास्त्र। वो किस लिए आया है, जैसे हमारी बॉडी है, आंख देखने का कार्य करती है, कान सुनने का, मुंह बोलने का। ऐसे ही समाज को उन्होंने एक शरीर की तरह माना, कि समाज के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, और इनकी पूरी कार्य प्रणाली, इनकी संरचना, इनके कार्य, सबका अध्ययन। तो उन्होंने कहा समाज के पूरे स्वरूप का अध्ययन, समाज की सारी संरचनाओं का, उसके अंदर क्या क्या है, शरीर शास्त्र, उसका अध्ययन होना चाहिए। और सामान्य समाजशास्त्र, और समाजशास्त्र के जितने भी कॉमन मतलब जैसे जिन्हें हम समाजशास्त्र में भी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं। जैसे सत्ता शक्ति की बात तो हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, लेकिन हम समाजशास्त्र में भी पढ़ते हैं उनको। मैक्स वेबर ने सत्ता शक्ति की बात की थी, ठीक है। तो सामान्य समाजशास्त्र, इस तरीके से समाजशास्त्र की विषय वस्तु में, कि समाजशास्त्र में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, किन किन कंटेंट का अध्ययन करेंगे। तो ये है तुम्हारा सोशियोलॉजी को मैंने कंपाइल करके झटपट सोशियोलॉजी आज 4 क्वेश्चन तैयार कर दिए। ऐसे ही एक हफ्ते में तुम्हारा पूरा सोशियोलॉजी खत्म कर दूंगी। अब मुश्किल से आधे घंटे भी नहीं लगे होंगे, आधे घंटे भी नहीं लगे हैं, ठीक है। तो रोज क्लास में आना तुम, मैं झटपट तुम्हारा सारा तैयार करा दूंगी। कोई बात नहीं, तू नहीं आ पाई बेटा तो वीडियोस देख लेना, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो ध्यान रखना, कोशिश करते रहना, ठीक है। एग्जाम में अच्छे से तैयारी करना और अच्छे नंबर लाना। मैं कोशिश, अपने बच्चा चाहे मेरा दूर रहे पास रहे, मुझे खुशी तब होगी कि तुम अच्छे से नंबर अच्छे लाओ। कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं तुरंत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। लेकिन तुम समझो मैं किस लिए बोल रही हूं। मेरे सब्जेक्ट में बच्चों के अच्छे नंबर आने चाहिए, ठीक है। मेहनत करना। देखो आज जिस पेरेंट्स ने, जिस अभिभावक ने तुम्हें इस क्लासरूम में भेजा है, पेरेंट्स ने ही तो भेजा है ना। अब ये बताओ किसने कराया एडमिशन, किसने जित करके किया, किसने, पेरेंट्स ने कराया। साक्षी अपने से किया, मेरे मम्मी पापा ने कराया।
मम्मी पापा ने। मुस्कान, मम्मी पापा ने। अंकिता, मम्मी पापा ने बेटा। आज तू तो जॉब करती है ना, कोई बात नहीं। प्रीति, मम्मी पापा ने। बबलू, तेरा पढ़ने का मन था या जबरदस्ती कराया? किसी का ऐसा था कि मन नहीं था और जबरदस्ती कराया? नहीं, कोई ऐसा क्लासरूम में नहीं है। तो देखो, आज जिस माँ बाप ने तुम्हें इस क्लासरूम में भेजा है, उस माँ बाप को कुछ करके दिखाओ, ठीक है? इवन मुझे भी जोड़ लो आज से, माँ बाप और हमारी मैडम। मैं ये चाहती हूँ मेरी क्लास का बच्चा, जब तुम सब इस क्लासरूम तक आ रहे हो तो कुछ इस उद्देश्य से मत आओ कि डिग्री हासिल करनी है, फिर तो रहने दो। इस उद्देश्य से इस क्लासरूम में आओ कि मुझे कुछ करके दिखाना है। हम अपने माँ बाप ने, आज फीस किसने दी है तुम्हारी? मम्मी पापा ने। फिर से मम्मी पापा बीच में आ गए। फीस किसने दी? बबलू, मम्मी पापा ने। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पेरेंट्स ने हमारी फीस दी, ठीक है? अब तक उन्होंने हमें पाला पोसा है। और बहुत से बच्चे बहुत शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ कैसा है? बाइक, मेरे पापा ने बाइक दिलाई है, देख मेरे पापा ने कितना अच्छा मोबाइल दिलाया है, ठीक है? अब एक दिन ऐसा करके दिखाओ, अपने पापा को बहुत अच्छा कमा के मोबाइल गिफ्ट करना, अपने मम्मी को कुछ ऐसी चीज गिफ्ट करना जो वो सबसे कहे देखो मेरी बेटी ने गिफ्ट की है। अब तक तुम अपने माता पिता के पैसों पे बहुत प्राउड फील किया, मतलब जैसे कहते हैं ना, माता पिता के पैसों पे बहुत कूदे हो, ये देखो मेरे मम्मी ने ये ड्रेस दिलवाई, ऐसा दिलवाया। अब वो समय लाके दिखाओ जब तुम्हारे मम्मी पापा कह सके मेरे बच्चों ने ये ला के दिया, मेरे बेटे ने मुझे बाइक दिलाई, मेरे बेटे ने हमें धार्मिक यात्रा कराई। तो उस लायक अपने आप को बनाओ कि अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाओ और उनके लिए बहुत कुछ करो। मैं यही हर एक बच्चे को शिक्षा देती हूँ क्लास में कि ये वो वाला टाइम लाके दिखाओ कि अपने मम्मी पापा को कुछ प्रूफ करके दिखाओ, उन्होंने तो कर दिया, ठीक है? तो ध्यान रखना मेरी बात। ऐसे ही तुम्हें डोज पिलाती रहती हूँ मैं क्लासरूम में, और तुम्हारी भलाई के लिए, ठीक है? बहुत सी बड़ों ने जो बातें कह दी है, इतने सटीक बातें कही हैं, उसमें जब एक एक दोहे का अर्थ देखो, मैं रामायण को वैसे नहीं पढ़ती, मैं एक एक दोहे, छंद, चौपाई का अर्थ भी पढ़ती हूँ, क्योंकि वो तो अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने जब लिखी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी थी। तो जब उसका अर्थ पढ़ते हैं, तुम यकीन मानो इतनी अच्छी बातें लिखी है ना उसमें कि मैं सोचती हूँ कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है? जिंदगी खुशी से जियो, कष्ट सबके पास आते हैं। क्या भगवान राम के पास नहीं आए थे? 14 वर्ष का वनवास झेला। और सीता जो नई नवेली दुल्हन थी, इस क्लास में, और तुमसे शेयर करती रहूंगी, जब मैं पढ़ती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है। और एक वो दुआ आया था, तात स्वर्ग अपवर्ग सुर्ख धरिये तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। देखो, अच्छे शब्द या सत्संग जहां चल रहा हो ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुर्ख धरिये तुला, तुला बोलते हैं तराजू में, जितना स्वर्ग मोक्ष है सबको एक तराजू में रख दो, और जहां सत्संग चल रहा है उस तराजू में रख दो, तो उस तराजू का भार ज्यादा आता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुर्ग धरिये तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुखलव सत्संग। जहां अच्छी बातें हो, अच्छे लोग हो, अच्छे विचार मिलते हो, वहां बैठ जाओ, वो सारे सुखों से अच्छी चीज है। तो तुम तराजू में भी तोलोगे, उसका भार जाएगा। तो ये बातें तुमसे शेयर करती रहूंगी क्योंकि बहुत ही मीनिंगफुल बातें हैं, और हमारे जीवन के, खास तौर पर लड़कियों के लिए विशेष, ठीक है? क्योंकि हम घबरा जाते हैं बहुत जल्दी परिस्थितियों से।